हरियाणा में मुझे लगता है कि इस बार भाजपा को बड़ी मुश्किल रहेगी। हाँ, अगर कांग्रेस ने फिर को टिकटॉक के वितरण में गड़बड़ करी या अगर हुड्डा को फ्री हैंड नहीं दिया या फिर वो SRK को हावी हुआ तो कुछ भी हो सकता है। महंगाई वाला मुद्दा नहीं है क्योंकि ये ग्लोबल सिटी है। यहाँ तो आप जो कूड़े के ढेर लग रहे हैं वो आपका मुद्दा है, आपके जो अतिक्रमण है वो आपका मुद्दा है, आपका ट्रैफिक जाम है वो आपका मुद्दा है, आपका बारिशों में पानी रुक जाता है वो आपका मुद्दा है। तमाम तरह के मुद्दे हैं। कोशिश भाजपा ने की, एक मैसेज देने की कोशिश की कि आप मनोहर खट्टर को हटाकर जो 9.5 साल की नाराजगी है, जो कार्यकर्ता भाजपा से दूर हो गया था, जो संगठन और सरकार के बीच में दूरी आ गई थी, उस दूरी को कम करने की, हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसा हुआ नहीं। एक बार भी, एक सेकंड को भी ऐसा नहीं लगा कि मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर अब नहीं है तो कुछ परिवर्तन हुआ है। जो नायब सैनी को जो होना चाहिए था वो दिखा नहीं। आप ये कह सकते हैं कि तुरंत चुनाव घोषित हो गए, करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगले ही दिन जब कुरुक्षेत्र में शिलान्यास होता है, वहाँ अगर पत्थर पे लिखा जाता है पूर्व मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, वो एक ऐसा मैसेज था जो डाउन द लाइन मैसेज ये चला गया कि नहीं, ये सुनीता केजरीवाल को चलाने की कोशिश की गई थी केजरीवाल की अनुपस्थिति में, जैसे लालू यादव के बाद राबड़ी देवी को चलाने की कोशिश थी, वो सक्सेस नहीं हुआ। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भूमिका खत्म नहीं होगी और ये लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर नहीं भी जीतती है तो बड़ी अच्छी टक्कर दिल्ली में रहेगी। समापन के साथ एक सवाल छोटा सा रह गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ेगी या बंद मुट्ठी रखेगी? दोनों चेहरा सामने रखकर चुनाव शायद ना लड़े। पिछली बार तो मनोहर लाल जी चेहरा थे, इस बार चेहरा कौन होगा, एक बड़ा सवाल भाजपा के सामने। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल आर्य। वरिष्ठ पत्रकार हैं। पत्रकारिता जगत के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी इनकी पहचान है। अलग अलग टीवी चैनल्स पर आप लोग देखते होंगे। और आज हम इनसे हरियाणा की राजनीति पर बात करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव हरियाणा में आने वाले हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर के बात करेंगे इनसे। अनिल आर्य जी, सबसे पहले तो NJP परिवार की तरफ से आपका स्वागत। आर्य साहब, सीधा यही है कि अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, लगभग 50-50 का मैच हुआ है। आने वाले विधानसभा चुनाव में अनिल आर्य जी क्या समीकरण बनते देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दलों का? एक कंप्लीट विश्लेषण आपसे जानना चाहेंगे हरियाणा की भविष्य की राजनीति का। देखिए, ये जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, मेन लोकसभा के चुनाव जो हुए हैं, ये लोकसभा चुनाव में ये मान के चलता हूँ कि 10 साल में जो हरियाणा में भाजपा की सरकार रही, जिसके मुखिया मनोहर खट्टर जी थे 9.5 साल तक, ये चुनाव बाकी तमाम चीज़ों के बाद एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हरियाणा की सरकार ने जो कामकाज किया उस पर रेफरेंडम भी है। क्योंकि इस बार जो मुद्दे थे लोकसभा के चुनाव में, वो नेशनल स्तर के जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे कम थे, स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा थे। राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुत बड़ा मुद्दा था वो एक ही मुद्दा था, मोदी लाओ या मोदी हटाओ। बाकी जो मुद्दे थे, महंगाई के मुद्दे हैं, वो लोकल मुद्दा भी था। एक अग्निवीर का मुद्दा आप कह सकते हैं, जिसको लेकर राष्ट्रीय चुनाव की बात थी, किसानों के मुद्दे की बात थी। लेकिन कुल मिलाकर हरियाणा में जो स्थानीय जो मुद्दे थे वो बड़े मुद्दे पर हावी रहे। 10 में से 5 सीट पे भाजपा जो हारी है और कांग्रेस जो जीती है, उसमें 2 सीट तो ऐसी हैं जो मुझे लगता है कम से कम, एक हिसार की, जिस सीट पे अगर कुलदीप बिश्नोई को टिकट दी जाती तो मुझे लगता है कि रंजीत चौटाला की बजाय वो ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं भाजपा का टिकट वितरण का फैसला भी गलत रहा। फैसला भी ठीक नहीं था। और कांग्रेस ने जो इस बार टिकटों का वितरण किया है, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखकर उन्होंने जातीय समीकरण को बड़ा संतुलित किया है। सोशल इंजीनियरिंग बना, सोशल इंजीनियरिंग की है उन्होंने। 4 सीट पर पिछली बार उन्होंने जाट को चुनाव लड़ाया था, इस बार उन्होंने सिर्फ 2 जाटों को टिकट दी है। पिछली बार लोकसभा में पंजाबियों को टिकट नहीं दी थी, इस बार 2 पंजाबी कैंडिडेट उतारे उन्होंने, करनाल से भी और गुड़गांव से भी। एक मैसेज ये देने की कोशिश की कांग्रेस ने कि नॉन जाट को भी, कि जो भाजपा नॉन जाट की राजनीति करती है और कांग्रेस पे या जसपा पर या इनेलो पर एक ठप्पा रहता है कि वो जाट की राजनीति करती है। जसपा और इनेलो तो घोषित रूप से आप देखिए उनका अगर तो कांग्रेस ने खुद को बदले हुए रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है और सफल भी रही है उसमें। आप ये देखिए कि 1991 में जब भजनलाल मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, तब 6 या 7 लोग कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल होते थे, चाहे वो फरीदाबाद से AC चौधरी थे, चाहे वो लक्ष्मण दास अरोड़ा सिरसा थे, चाहे वो और लोग थे, आपका शादीलाल बत्रा,
सुभाष बत्रा आपके रोहतक से थे, तो 7 लोग थे। उसके बाद पंजाबी चिटक गया और भाजपा ने 10 साल मुख्यमंत्री बनाकर पंजाबी को एक साथ जोड़ जताने की कोशिश की कि जो नॉन जाट है वो भाजपा के साथ है। तो इस बार कांग्रेस ने उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की है और मुझे लगता है उसमें कहीं हद तक सफल भी रही है। आर्य साहब, मैं पूरे हरियाणा में चुनाव के दौरान घूमा, लोकसभा चुनाव के दौरान। अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाले, हम ये देखते हैं जो गुड़गांव और बादशाहपुर विधानसभा सीट पर हम देखते हैं लोकल इश्यूज की आप बात कर रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ इतने लोकल इश्यूज थे, नगर निगम को लेकर बहुत भारी आलोचना हो रही थी। RWAs के पदाधिकारियों से हम मिले तो लगा कि जो बहुत बुरी स्थिति हो रही है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ भी, अधिकारियों के खिलाफ। नगर निगम के प्रति बड़ा गुस्सा था, लेकिन वोट जब निकल करके आए तो बादशाहपुर और गुड़गांव से बड़ी जीत पहले की तरह 14 और 19 की तरह ही मिली। तो इसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ लोकल इश्यूज बादशाहपुर में और गुड़गांव में और कुछ और शहरी सीटों पर असर नहीं डाले, बाकी सीटों पर असर डाले? ऐसा नहीं, अगर ये असर नहीं डालते तो ये जीत और बड़ी हो सकती है। अच्छा, असर डाला गया है, निश्चित तौर पर डाला गया है। गुड़गांव और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र है। 9.25 लाख वोट हैं इन दो विधानसभा क्षेत्रों में और जो वोट परसेंटेज है वो पिछली बार से कम है। दूसरी बात कि अगर मुद्दे, जो स्थानीय मुद्दे थे, वो अगर वोटर को प्रभावित नहीं कर रहे होते तो राव साहब को वोट और मिल सकती थी, जो नहीं मिली। तो मेरा मानना ये है कि स्थानीय मुद्दों ने अच्छी तरह से प्रभावित किया है। और गुड़गांव और बादशाहपुर जो विधानसभा है उनमें तो मुद्दे सिर्फ महंगाई वाला मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल सिटी है। यहाँ तो आप जो कूड़े के ढेर लग रहे हैं वो आपका मुद्दा है, आपके जो अतिक्रमण है वो आपका मुद्दा है, आपका ट्रैफिक जाम है वो आपका मुद्दा है, आपका बारिशों में पानी रुक जाता है वो आपका मुद्दा है। तो तमाम तरह के मुद्दे हैं। आप मान के चलिए कि जो विधानसभा का चुनाव आएगा उन चुनावों में इन बातों का जवाब देना निश्चित तौर पर भाजपा को भारी पड़ेगा। तो आप हॉस्पिटल को देखिए। तो हम ये मान रहे हैं कि जो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनमें भाजपा से बेहतर कांग्रेस की संभावना रहने वाली है। ओवरऑल हरियाणा में, जी, ओवरऑल हरियाणा में मुझे लगता है कि इस बार भाजपा को बड़ी मुश्किल रहेगी। और अभी आप ये देखिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 79 सीट्स पर लीड मिली थी, वो लीड इस बार सिर्फ 44 सीट पर है। जी, पिछली बार की तुलना में कम है। और 79 पर लीड लेने के बाद भी भाजपा सिर्फ 40 सीट पर सिमट के रह गई थी। तो लोकसभा और विधानसभा का बिल्कुल डिफरेंट एंगल था। पर चूंकि इस बार लोकसभा चुनाव में वो मोमेंटम नहीं था, तो पिछली बार मोमेंटम था भाजपा के पक्ष में, तो मुझे लगता है उसका नुकसान, उसका खामियाजा भाजपा को रहेगा। हाँ, अगर कांग्रेस ने फिर को टिकटों के वितरण में गड़बड़ करी, या अगर हुड्डा को फ्री हैंड नहीं दिया, या फिर वो SRK को उठावी हुआ, तो कुछ भी हो सकता है। तो मुश्किल आएगी। जो मतलब आपका ये मानना है, आप कह गए हैं कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका ये मानना है कि हुड्डा को फ्री हैंड देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा कांग्रेस के लिए? मैं तो पिछली बार भी ये बात कहा था, अगर पिछली बार 31 सीट अगर कांग्रेस की आई, अगर तब भी उसको फ्री हैंड 6 महीने पहले दे दिया होता था, तो मुझे लगता है कि पिछली बार भी परिणाम कुछ भी हो सकता था। तो अभी जैसे हम अभी देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले 2 प्रयोग किए। पहले ओम प्रकाश धनखड़ को बदला, नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लाए, माना गया कि OBC कार्ड खेला गया है। फिर बाद में ऐन चुनाव के समय, बल्कि आपके गुड़गांव में जिस दिन रोड शो था प्रधानमंत्री का, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन था, उसके अगले ही दिन जो है सत्ता परिवर्तन कर दिया। नायब सैनी चीफ मिनिस्टर हो गए, मनोहर लाल को करनाल की टिकट थमा दी गई और आज वो केंद्र में मंत्री है। तो जो परिवर्तन किया गया, OBC कार्ड भाजपा ने खेला नायब सैनी के नाम पर, क्या इसका विधानसभा चुनाव में कुछ लाभ मिलेगा या लोकसभा जैसी स्थिति रहेगी? देखिए, जो कोशिश भाजपा ने की, एक मैसेज देने की कोशिश की कि आप मनोहर खट्टर को हटाकर जो 9.5 साल की नाराज़गी है, जो कार्यकर्ता भाजपा से दूर हो गया था, जो संगठन और सरकार के बीच में दूरी आ गई थी, उस दूरी को कम करने की, हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसा हुआ नहीं। एक बार भी, एक सेकंड को भी ऐसा नहीं लगा कि मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर अब नहीं है तो कुछ परिवर्तन हुआ है। मतलब लगा कि कंट्रोलर की भूमिका में है। जो नायब सैनी को जो होना चाहिए था वो दिखा नहीं। आप ये कह सकते हैं कि तुरंत चुनाव घोषित हो गए, करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगले ही दिन जब कुरुक्षेत्र में शिलान्यास होता है, वहाँ अगर पत्थर पे लिखा जाता है पूर्व मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, वो एक ऐसा मैसेज था जो डाउन द लाइन मैसेज ये चला गया कि नहीं, ये वो बड़ा था, छाया मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ गया। छाया मुख्यमंत्री के रूप में। दूसरी बात क्या है कि आप देखिए कि ना तो सरकार में कुछ परिवर्तन हुआ, मंत्रियों के चेहरे बदल गए, जसपा को बाहर जाना चली गई, लेकिन CM ऑफिस में, CM का जो सेक्रेटरी निवास पे, उसमें डाउन द लाइन बाकी चीज़ों में वो परिवर्तन नहीं हुआ।
और वो दिखा नहीं। और मुझे तो ये भी पता चला कि अभी IAS ऑफिसर्स की लिस्ट आनी थी, कल नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि बड़े साहब आएंगे, वो देखेंगे, तब जारी होगी। इस जंग के जो मैसेज है, ये जो मैसेज है वो जो मैसेज है, ये मैसेज कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा नुकसान। तो डेमोक्रेसी के लिए तो ये नुकसानदायक है। अगर जब चीफ मिनिस्टर का चेहरा बदल गया तो उनको फ्री हैंड मिलना चाहिए, उनको फ्री हैंड काम करना चाहिए, तभी पब्लिक में मैसेज जाएगा। नहीं, देखो फ्री हैंड तो है, लेकिन फ्री हैंड कितने हैं वो बड़ी देखने की चीज़ है। और नायब सैनिक चूंकि मनोहरलाल जी के बहुत क्लोज रहे हैं वो, और तो ये माना जाता है कि मनोहरलाल जी के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और जहाँ तक आपने धनखड़ की बात की थी, ओम प्रकाश धनखड़ की, ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष थे और मनोहरलाल जी सरकार में थे। दोनों के बीच में जो रिश्ते थे वो बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे। जी। वो दोनों संगठन में है, एक ही पार्टी में, अलग बात है। और नायब सैनिक को लाके करने की कोशिश की गई कि मनोहरलाल जी को आला कमान ने फ्री हैंड छोड़ दिया। मनोहरलाल जी मोदी साहब के बड़े क्लोज हैं, उनके बड़े गुड बुक्स में है। यही वजह है कि 2 अहम मंत्रालय उनको केंद्र में दिए गए हैं। तो वो जो मैसेज था कि नायब सैनिक को संगठन में लाकर धनखड़ को हटाकर, तो भाई एक पूरा का पूरा एक दोनों के बीच तारतम्य हो, लेकिन सारी बदली परिस्थितियों में वो नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनना पड़ा। पर एक बात समझिए कि ये भाजपा के पास लोकसभा चुनाव में अध्यक्ष भी नहीं था पूर्णकालिक। जी अध्यक्ष तो भी है। नहीं, वो तो नायब सैनिक है, पर पूर्णकालिक अलग से होते तो शायद। लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि भाजपा आला कमान को अगर बदलाव ही करना था तो इतने चंद दिनों के लिए नायब सैनिक को अध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत थी? पहली बात। दूसरी बात, क्या ये बदलाव भाजपा के हाईकमान को ऐसा लगा कि अगर मुख्यमंत्री यही रहे तो डैमेजिंग होगा? तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सवाल खड़े करते हैं कि आपको आनन फानन में मुख्यमंत्री बदलना पड़ा और वही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा जो आपने कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, जबकि आपको मालूम था कि ये प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति होगा, तो ये संगठन के हित में भी नहीं है, सरकार के हित में भी नहीं है। आर्य साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, हरियाणा की राजनीति को जब हम देखते हैं तो जाति हरियाणा में एक प्रभावी तत्व है। चुनाव में, लोकसभा में भी उसका असर देखने को मिला है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जो हम ये सुनते आ रहे हैं, जाट नॉन जाट, जाट गैर जाट, इस राजनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या भाजपा आने वाले समय में भी गैर जाट कार्ड जिसका हम करते हैं उसी पर केंद्रित रहेगी, या किसी जाट को प्रदेश अध्यक्ष बना करके, या किसी जाट को और दूसरे ओहदे दे करके पार्टी ऐसा करेगी कि वो सर्व समाज को साथ लेकर चलेगी और ये जो गैर जाट और जाट की धारणा इसको तोड़ने की कोशिश करेगी? ऐसा क्या लगता है आपको? जो कोई भी राजनीतिक दल कभी ये नहीं कहता मैं एक जात की राजनीति कर रहा हूँ। मुलायम सिंह यादवों की राजनीति करते हैं, लेकिन कभी नहीं कहेंगे यादवों की राजनीति करते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी जो मुख्यमंत्री थे, या जो इनेलो है, आप उनकी राजनीति उठा कर देख लीजिए, उनके पदाधिकारी उठा कर देख लीजिए, उनके वोट बैंक को देख लीजिए, आप जसपा के वोट बैंक को देख लीजिए, तो कभी ऐसा नहीं कहेंगे वो जाट की या गैर जाट की राजनीति करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिटवीन द लाइन समझनी पड़ती हैं। भाजपा का जो इतिहास है, हरियाणा में जब भी कांग्रेस का विकल्प आया है, भाजपा प्लस वो जो जाट लीडर आ सकता है। भाजपा की पूरी पॉलिटिक्स आप, मैं 1982 से देख रहा हूँ, वो गैर जाट की रही है। अगर 1987 में चौधरी देवीलाल के साथ मिलकर जब न्याय युद्ध किया था, 85 सीट लेके आए थे, जब भी भाजपा के साथ गठजोड़ था। उसके बाद 96 में भी गठजोड़ था, 2000 में भी चौटाला के साथ गठजोड़ था। जब भी भाजपा के साथ कोई आया है वो पार्टी आई है जिसके पास जाट वोट बैंक था, नॉन जाट भाजपा के पास था। पीके चौधरी के रूप में जो हाँसी के लीडर थे, और कौन चेहरा इनके पास था जाट नेताओं के नाम पे? भाजपा की राजनीति पूरी उसके इर्द घूमी है। आप पिछले 10-12 सालों को छोड़ दीजिए, भजन लाल के जो साथी रहे उनको भी डमी समझा। आप देखो ना, पिछले 10-12 साल छोड़ दीजिए आप, जब कैप्टन अभिमन्यु का बुहार हुआ है, ओम प्रकाश धनखड़ आए हैं, सुभाष बराला आए हैं, ये 3-4 जो चेहरे हैं, महिपाल ढांडा है, जो लगा के जाट चेहरे आ गए हैं, आ तो गए, लेकिन वो जाटों में स्वीकारता कितनी रही? पिछले आप 2019 का चुनाव था, उसमें आपने देखा कि जितने जाट नेता थे सबके सब हारे, और जो जाट इलाके हैं उन इलाकों में इस बार लोकसभा भी आ रहे हैं, इस बार विधानसभा भी आ रहे थे। हम समापन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में क्षेत्रीय दलों की अहम भूमिका रही है, लेकिन अब जो वर्तमान में लोकसभा चुनाव हुए, इससे ऐसा लगता है कि जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और दूसरे क्षेत्रीय दल, यहाँ तक कि राष्ट्रीय दल की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी भी बहुत ही फीका प्रदर्शन रहा है। उसे मतलब कोई कहीं पर भी इस तरह का नहीं कि उपस्थिति दर्ज कराने जैसी बात भी कहीं नहीं रही। कुरुक्षेत्र में थोड़ा सा छोड़ दीजिए, सिरसा में थोड़ा सा छोड़ दीजिए इंडियन नेशनल लोकदल के लिए। विधानसभा में आप क्या देखते हैं? क्या क्षेत्रीय दलों की भूमिका उभर कर आएगी या हाशिए पर रहेंगे क्षेत्रीय दल? इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुकाबला देखते हैं, या क्षेत्रीय दल की कुछ भूमिका आप देख रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव में मुख्य चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच ही था, और जो जितने क्षेत्रीय दल हैं
वो अपने अपने जिलों के एसपी की तरह हैं। जी मुझे लगता है कि अगर इनेलो या जसपा इनका जो प्रभाव क्षेत्र है, ऐसा प्रभाव क्षेत्र वो नहीं है कि जो निर्णायक हो पूरे हरियाणा भर में कि बहुत ज़्यादा सीट निकाल के ले जाए। और जहाँ तक बसपा की बात है तो बसपा का बहुत बड़ा रोल हरियाणा में कोई रहा नहीं। एक बार सांसद बने थे अम्बाला से रिजर्व सीट से, उसके बाद भाजपा ने भी गठजोड़ करने की कोशिश की, इनेलो का गठजोड़ भी रहा, पर कोई प्रभावी भूमिका नहीं रही। बसपा का जो रोल रहा है वो यूपी में रहा है, जो अपने वोट को डाइवर्ट कर पाई थी, लेकिन इस बार वो भी रोल खत्म हो गया है। अब जहाँ तक आम आदमी की पार्टी की बात है, वो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और जो कुरुक्षेत्र में जो इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ा था, अगर अलायंस बाकी रहता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, और फिर सीटों का डिवीजन कैसे होता है, अगर वो डिवीजन ठीक हुआ और अलायंस बाकी रहा तो इसका फायदा निश्चित तौर पे अलायंस को मिलेगा। लेकिन जो बाकी दल हैं, उनके दल अपने अपने क्षेत्रों में भूमिका है, प्रदेश में आप देखते हैं भविष्य में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ बनेगा, क्या देखते हैं? देखिए, चुनाव के तुरंत बाद जो बयानबाजी हुई है, चाहे अनुराग ढांडा का बयान था, चाहे वो हुड्डा का, लेकिन उसके तुरंत बाद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने स्थिति स्पष्ट तो करी। हाँ, सुशील गुप्ता ने बेशक स्थिति स्पष्ट कर दी हो, और ये हमेशा होगा। जब भी क्षेत्रीय दलों का अलायंस होगा या अलग अलग अलायंस होगा तो टकराव चलता रहेगा। अब इन दोनों का जो अलायंस दिल्ली में था, हरियाणा में था, पंजाब में क्या था, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ थे दोनों। जी जी। तो ये तारतम्य, ये रिक्वेशंस बीच में चलती रहेंगी, लेकिन अगर दोनों के बीच में गठजोड़ बना रहता है तो इसका फायदा कम से कम मिलेगा, चाहे वो 10,000 वोट का कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे 20,000 वोट लेके जाए। अगर बिखरेगा वोट तो उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। मेरा अंतिम सवाल, पड़ोस में दिल्ली है, दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा, बिल्कुल 7 लगता हरियाणा है, 10 में से 5 कांग्रेस। ये चुनाव परिणाम जो आप देख रहे हैं, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली और हरियाणा दोनों राज्यों में क्या आप बदलाव देखने जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली में जो बदलाव होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के अंदर जाने के बाद किस प्रभावी ढंग से चलती है। सुनीता केजरीवाल को चलाने की कोशिश की गई थी केजरीवाल की अनुपस्थिति में, जैसे लालू यादव के बाद राबड़ी देवी को चलाने की कोशिश थी, वो सक्सेस नहीं हुआ। अब वहाँ चेहरे कौन है? संजय सिंह है, और स्वाति मालीवाल चली गई अभी, राघव चड्ढा है, राघव चड्ढा बहुत सक्रिय नहीं है। तो वो जो फेस है, और केजरीवाल कितना बाहर निकल के आते हैं, केजरीवाल के जेल जाने ना जाने से कोई फर्क लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ा। अगर फर्क पड़ता है तो आम आदमी पार्टी की स्थिति अच्छी होती, पर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी, चूंकि उसके जो मुद्दे हैं, उसका जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक बिल्कुल डिफरेंट है। हरियाणा में जो वोट बैंक है वो बिल्कुल अलग वोट बैंक है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भूमिका खत्म नहीं होगी, और ये लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर नहीं भी जीतती है तो बड़ी अच्छी टक्कर दिल्ली में रहेगी। कांग्रेस का वोट शिफ्ट होगा नहीं होगा, हर बार कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ है, तो अगली बार वो देखना होगा। और हरियाणा की जहाँ तक बात है, मैं ये मान के चलता हूँ कि कांग्रेस अपर हैंड है, हार जीत चाहे किसी। समापन के साथ एक सवाल छोटा सा रह गया है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ेगी या बंद मुट्ठी रखेगी? दोनों चेहरा सामने रखकर चुनाव शायद ना लड़े। पिछली बार तो मनोहर लाल जी चेहरा थे जी, इस बार चेहरा कौन होगा, एक बड़ा सवाल भाजपा के सामने। मतलब मुट्ठी बंद रहेगी दोनों? मुट्ठी बंद ही रहे तो फायदा है। 2014 का चुनाव देखो, सुषमा स्वराज बोल के गई कुछ और, के कैप्टन मनु के इलाके में गई तो वो बनेंगे, रामविलास के इलाके में गई तो वो बनेंगे, धनखड़ के एरिया में गए तो कई मुख्यमंत्री बना दिए, तो उसका फायदा होता है। अब वो 5 साल के बाद जब मनोहर लाल जी थे, उन्हीं को बनना था तो उनके नाम पर चुनाव लड़ा था। अब नायब सही तो बेचारे 3 महीने का टाइम मिलेगा उनको, 3 महीने में कैसे उनकी परफॉर्मेंस रहती है, वो कितने छाया मुक्त हो पाते हैं, वो तमाम इशूज हैं। और वो कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस की मजबूरी है, अगर वो हुड्डा का चुनाव, तो कांग्रेस में कुमारी शैलजा और भारतीय जनता पार्टी में राव इंद्रजीत इनडायरेक्ट अपनी दावेदारी तो जता ही रहे हैं। राव इंद्रजीत तो हमेशा जताते हैं, पहले भी जताते हैं। आप कुमारी शैलजा बड़ी भारी हुई है इस बार, कांग्रेस की महासचिव भी है, लोकसभा की सांसद भी बन गई है, रणदीप सुरजेवाला भी महामंत्री है, सांसद भी है। एक करण चौधरी को हटा दो आप, क्योंकि उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई है, अदरवाइज देख लीजिए आप, दोनों बड़े पावरफुल हैं, तो वो क्या फ्रीएंड लेने देंगे हुड्डा को? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस हो सकता है कि फेस कोई ना दे, अगर कांग्रेस फेस देती है तो कांग्रेस के हित में ही होगा। आप सुन रहे थे अनिल आर्य जी के विचार, इन्होंने हरियाणा की राजनीति का पूरा विश्लेषण कर दिया है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को भी एक नेक सलाह दे दी है कि मुट्ठी बंद रख के चुनाव मैदान में उतरेगी तो फायदे में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बिना चेहरे के ही मैदान में उतरना फायदेमंद रहेगा, ऐसा अनिल आर्य जी का मानना है। धन्यवाद।